क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम के अनुसार आप किस तरह के वस्त्र पहनेंगे और क्यों? तो ग्रीष्म ऋतु में किस तरह के वस्त्र पहनेंगे? सूती या कॉटन के। क्यों? क्योंकि वो पसीने को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, इसीलिए हम सूती वस्त्र पहनेंगे। प्रश्न नंबर 2, उष्णकटिबंध पर्णपाती वनों की विशेषता बताइए। तो देखिए, ये वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं तथा जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। राज्यसभा का महत्व बताइए। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों का महाभियोग ला सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। तो दोनों क्या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहा गया है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। मुख्य कारण क्या है इसका? मानवीय हस्तक्षेप जो है, पर्यावरण में प्रदूषण करना, वनों की कटाई, ये सब क्या है इसके असंतुलन के मुख्य कारण हैं। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर। पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है, जिससे जीव जंतुओं और पौधों के आवासों का ह्रास तथा विखंडन हो रहा है। मतलब अपनी ज़रूरत के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी नीड को ग्रीडीनेस में बदल दिया है ना, उसकी वजह से पारिस्थितिक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, भारत की जलवायु अवस्थाओं का क्षेत्रीय विभिन्नताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्षेत्रीय विभिन्नता की अलग अलग स्थान पर अलग अलग जलवायु होती है ना, उसके बारे में बताना है कि हिमालय में क्या है, ठंडी है, जबकि दिल्ली में अगर आ जाओगे तो गर्मी है, अगर और एरिया में चले जाओगे तो उमस वाला होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। गर्मियों के समय राजस्थान में मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान 20 डिग्री तक रहता है। सर्दी में रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 45 हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 20 डिग्री हो जाता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, परंतु कुछ क्षेत्र तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर से नवंबर में होती है। हिमालय के ऊपरी भाग में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, देश के अन्य भागों में वर्षा के रूप में होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में कम अंतर होता है, देश के आंतरिक भागों में मौसमी अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदानों में पूर्व से पश्चिम की ओर यह मात्रा वर्षा की सामान्यतः घटती रहती है। तो इसके अंदर से कोई भी 2 या 3 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों है, और इसके अथवा में है चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का अधिकार क्या है। दोनों ही प्रश्न करते हैं। देखो पहले चुनावों की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले देखो चुनावों की आवश्यकता क्यों है। एक सही हमें प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव की आवश्यकता है। हम अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए। अधिकांश लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। चुनाव लोगों की शिक्षा, ज्ञान, अनुभव के आधार पर मूल्यांकन के मुद्दे को हल करते हैं। चुनाव यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि लोग अपने नेताओं को पसंद करते हैं या नहीं। चुनाव यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करें। जो लोगों के काम नहीं कर रहे हैं वे फिर से निर्वाचित हों। लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक है क्योंकि वे लोगों को स्वतंत्र महसूस करके अपनी सरकार चुनने की अनुमति देते हैं। देखो मतलब हम अपनी मर्जी से अपना नेता चुन सकते हैं, इसीलिए चुनाव आवश्यक है। अब इसका और का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें था लोकतंत्र चुनाव का आधार क्यों है। चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक जाने जाते हैं। चुनावों में मतदान की शक्ति का प्रयोग करके नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है। इसी कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का समान अवसर मिलता है। हम वोट देश की ये सही नेता का चुनाव में मदद कर सकते हैं। यही आप वोट नहीं देते तो भ्रष्टाचारी नेता चुना जाएगा और कहीं ना कहीं इसमें गलती आपकी होगी। मतलब जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही चुनाव का मुख्य आधार है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। एक उदाहरण के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता की व्याख्या कीजिए।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि के मांग की पूर्ति न होने के कारण ग्रामीण निर्धनता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसन्न और मौसमी बेरोजगारी का आकार भी ग्रामीण निर्धनता का मुख्य कारण। देखो लोग कृषि पर आधारित है और अगर वर्षा अच्छी होगी तो वहाँ के लोगों को अच्छा फल मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी उनकी मतलब उनका जो रोजगार है वो अच्छा होगा। अगर वर्षा नहीं होगी तो रोजगार क्या हो जाएगा, उनका वहीं ठप हो जाएगा ना, अगर बारिश नहीं होती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हिंट में दे रही हूँ, आप पूरी डिटेल में इसको आंसर को लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है, सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किस प्रकार देखते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को आप किस प्रकार देखते हैं। इसका अर्थ किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर न मिल पाना, अशिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं और सफाई व्यवस्था की कमी, जाति, लिंग भेद आदि मानव निर्धनता के कारक हैं। तो मेन क्या है, मतलब पढ़ाई के अवसर ही नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसको अवसर ही नहीं मिल पा रहा है, उसे वो ऑप्शन से नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो ये क्या है, सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता के कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता जिसका काम अलंकृत अधिक होता, कथन की समीक्षा कीजिए। और इसके ऑप्शन में है राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो हमारे देश में क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, लोकतंत्र का शासन है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं ना। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें वहाँ तो क्या है, राज शासन चल रहा है, एक से पीढ़ी दर पीढ़ी होता जा रहा है। तो अगर हमारे देश में भी वैसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता तो हमारा देश एक लोकतंत्र देश नहीं रह पाता। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन। देखो मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य करती है ताकि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। मुख्य कार्यपालिका उनके कार्यों की जांच करती है और इस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखती है। प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोत्साहन देना का कार्य भी मुख्य कार्यपालिका का ही है, राज्य कार्यपालिका का है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसके ऑप्शन में है 1933 में हिटलर द्वारा पारित विशेषाधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन ही हम साथ में देखते हैं, 5 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। तो पहले देखते हैं वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी वजह से जर्मनी की अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से जर्मनी को अपनी भूमि के बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा था। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई थी, उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया था और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई थी। तो इसी से रिलेटेड आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो हिटलर वाला, 14 मार्च को इलेब्टिंग एक्ट पास हुआ था। हिटलर को कुछ भी करने की छूट दी गई थी। उसकी सरकार ने यहूदियों को समाज से अलग करना शुरू कर दिया था। 1938 में शुरुआत जर्मनी के ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया था। अब इसमें देखो हुआ क्या था, जिसमें हिटलर को सांसद को दरकिनार करने और डिक्री द्वारा शासन करने की सभी शक्तियां दे दी गई थी। उसे क्या था, संसद की भी दरकिनार कर देना, मतलब संसद को भी पावर नहीं थी, सारी पावर किसके पास में आ गई थी, हिटलर के पास में आ गई थी। इसने नाजी पार्टी और उसके सहयोगी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके आंसर हमें देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11.1 में देखो क्या कहा गया है कि मार्फा ने काम से लौटने से इनकार क्यों कर दिया था। क्यों कर दिया था काम से लौटने से इनकार, क्योंकि उन सब ने क्या कर रखा, देखो यहाँ पे दिया गया कि अकेले हड़ताल को सफल नहीं किया जा सकता, अकेले जो उन्होंने हड़ताल की थी उसको सफल नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, हड़ताल को बंद कर दिया था, जाने से मना कर दिया था काम में। लाल पट्टी किसका संकेत है, विद्रोह का या मतलब नाराजगी से संबंधित है। थर्ड में देखिए फरवरी क्रांति में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखी है। तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी और उन्होंने पूरी सहयोग के साथ, ऐसा नहीं कि वो डर कर पीछे हट गई थी, उन्होंने पूरा अपना आगे से आगे कदम बढ़ाए और इस हड़ताल को सफल बनाने की कोशिश की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12.1 देखिए, भारत में निर्धनता रेखा तय करने की किन आवश्यकताओं को माना गया है। तो देखिए 1 का आंसर यहाँ से एकदम स्टार्टिंग में प्रॉपर अच्छे से दिया गया है। यहाँ से देखो आप यहाँ से लिखेंगे, भारत में निर्धनता कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में देखो क्या कहा गया कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस पर आधारित होता है, कैलोरीज पर। किस पर आधारित होता है, कैलोरीज पर। तो देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखो निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के वर्तमान सूची कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया,
भारत के शहरों और गांवों में कैलोरी आवश्यकता अलग अलग क्यों है? क्योंकि गांवों में क्या होता है, तीसरे का आंसर, गांवों में शहरों में लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए उनके कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई, क्योंकि शारीरिक कार्य करते हैं, जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है, इसलिए हमें ज़्यादा कैलोरी वाला फूड चाहिए होता है। शहरों में ज़्यादातर कंप्यूटर के सामने काम होते हैं, बच्चे जो खेलते हैं वो भी कंप्यूटर के सामने खेलते हैं, मोबाइल से खेलते हैं। शहरों में, गाँव में क्या होता है, भागा दौड़ी होती है, इधर उधर भाग कर बच्चे खेलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर कैलोरी ज़्यादा चाहिए होती है। अब है थर्ड क्वेश्चन में देखो फर्स्ट में क्या कहा गया है कि मानचित्र दिए गए हैं, आपको एक मित्र राष्ट्र बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अभी हम लगाएंगे। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे कुछ ABC, हम ए का 1 ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड हमें मैप में बताना है। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे मैप दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, बस यहाँ पे आपको फ्रांस लिख देना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, फ्रांस है। नेक्स्ट देखो, हमें नेक्स्ट में देखते हैं कहाँ पर है। तो देखो यहाँ से हम करते हैं, तो फर्स्ट जो ए था वो यहाँ पर हो जाएगा, असम में है कि फर्स्ट ए का असम में हो जाएगा, सेकंड का यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु, ये हो जाएगा फर्स्ट का ही ए तमिलनाडु, और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटका जो थर्ड है, या बी जिसे हम कहेंगे बी वाला पार्ट। ठीक है, एक बार नाम मैं बता देती हूँ। देखो जो फर्स्ट है, एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से देखो एक सेकंड, यहाँ पे देखो जो काजीरंगा उदाहरण है ये है असम में, तो अभी यहाँ पे मैंने असम बताया था। मुंडुमुलाई ये तमिलनाडु में है और ये कर्नाटका में है। तो ये था हमारा आज का आंसर की को कंप्लीट करके अपने मार्क्स चेक कर लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।